हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एग्रीकल्चर के इस टॉपिक में हम आगे पढ़ने जा रहे हैं वो है फर्टिलाइजर के बारे में, अर्थात उर्वरक है। तो उर्वरक क्या होते हैं? उर्वरक, जैसे हमने खाद को पढ़ा कि खाद क्या है, कार्बनिक पदार्थ हैं और ऐसे सड़े हुए कार्बनिक पदार्थ जो मृदा में पोषक तत्व की उपलब्धता बढ़ाने का कार्य करते हैं, इन्हें हम खाद कहते हैं या मैन्योर कहते हैं। तो इसी प्रकार से उर्वरक को हम कैसे परिभाषित करेंगे कि ऐसे कार्बनिक या अकार्बनिक, प्राकृतिक या कृत्रिम पदार्थ जिसका प्रयोग मृदा में आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध कराने हेतु होता है, उर्वरक कहते हैं। ये दोनों चीजें हो सकते हैं, ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है। हालांकि सामान्यतः देखा जाए तो मैक्सिमम जो फर्टिलाइजर होते हैं वो सब के सब इनऑर्गेनिक होते हैं। बहुत कम है जिसमें 1-8% ऑर्गेनिक कंटेंट होगा, क्योंकि ऑर्गेनिक जो रहता है उसको मूल रूप से हम खाद के नाम से जानते हैं। तो उर्वरक की जब बात करते हैं तो ये मूल रूप से इनऑर्गेनिक ही होता है। ऑर्गेनिक नाम इसलिए जोड़ दिया गया है क्योंकि हो सकता है इन ट्रेस अमाउंट, बहुत ही कम मात्रा में ऑर्गेनिक मटेरियल भी उपलब्ध हो। तो ऐसे कार्बनिक या अकार्बनिक, प्राकृतिक या कृत्रिम, दोनों बातें किया गया है। कार्बनिक या अकार्बनिक, प्राकृतिक या कृत्रिम, ये दोनों हो सकते हैं पदार्थ जो मृदा में पोषक तत्व उपलब्ध कराने हेतु डाला जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? उर्वरक कहते हैं। सबसे पहले इस प्रकार से उर्वरक की अवधारणा कहाँ से आई? तो उर्वरक की अवधारणा लगभग 1840 ईस्वी में जर्मनी में लिबिग ने और इंग्लैंड में लेविस ने स्वतंत्र रूप से, दोनों ने क्या किया था, 1840 में क्या किया गया था, फॉस्फेट को H2SO4 के साथ मिलाया गया और इसके साथ मिलाकर एक घुलनशील पदार्थ बना दिया गया। तो फॉस्फेट को जब H2SO4 के साथ मिलाकर एक घुलनशील पदार्थ बनाया गया तो इस पदार्थ का प्रयोग खेत में डालने के लिए किया गया और इसे एक नाम दिया गया जिसको सुपर फॉस्फेट कहते हैं। सुपर फॉस्फेट कहा जाता है। और यह सुपर फॉस्फेट मूल रूप से मृदा में फास्फोरस की मात्रा को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता था, प्रयोग किया जाता था। क्योंकि फास्फोरस जो है वह अपने आप में एक वृहद पोषक तत्व के रूप में गिनती होती है। जब हम प्लांट न्यूट्रिशन के ऊपर चर्चा करेंगे तब हमें फास्फोरस और फॉस्फेट के महत्ता के बारे में हम पढ़ेंगे वहाँ। तो ये सुपर फॉस्फेट बनाया। तो ये सर्वप्रथम बनाया गया कृत्रिम उर्वरक था, जिस उर्वरक को 1840 ईस्वी में बनाया गया था। जर्मनी में किसने बनाया था? लिबिग ने बनाया था। LEIBIG, लिबिग। ये कहाँ से थे? जर्मनी से थे। इन्होंने ही क्या किया था, ये एक्सपेरिमेंट को किया था। और तत्पश्चात ये जो पदार्थ बना, इस पदार्थ को फर्टिलाइजर का नाम दिया गया। इसका नाम था सुपर फॉस्फेट। तो खाद और उर्वरक को यदि हम छोड़ देते हैं, इनके अलावा मिट्टी में एक और पदार्थ डाला जाता है जिसे मृदा सुधारक कहते हैं। अर्थात मिट्टी जब क्या हो जाए, मिट्टी में बहुत ज़्यादा एसिडिक इफेक्ट है, बहुत ज़्यादा बेसिक इफेक्ट है, बहुत ज़्यादा साल्टी इफेक्ट हो, तो उस इफेक्ट को मिट्टी से हटाने के लिए हमें क्या करना होता है, कुछ ऐसे पदार्थ मिलाने पड़ते हैं मिट्टी में जो कि एसिडिक सॉल्ट है तो उसको न्यूट्रल कर दे, एसिडिक सॉइल है तो उसको न्यूट्रल कर दे, बेसिक सॉइल है तो भी उसे क्या कर दे, न्यूट्रल कर दे। तो इन प्रकार की चीज़ों को जब मिलाते हैं हम तो ये एमेंडमेंट्स कहलाते हैं या मृदा सुधारक कहलाते हैं। तो मिट्टी में मिलाए जाने वाले मूल रूप से 3 पदार्थ ही थे। मिट्टी में मिलाए जाने वाले 3 पदार्थों में क्या क्या है? खाद हो गया, उर्वरक हो गया और एक है सुधारक। ये इस तरीके से। तो अभी हम बात कर रहे हैं उर्वरक के बारे में। तो उर्वरक का क्लासिफिकेशन क्या क्या होगा? क्लासिफिकेशन, उर्वरक के क्लासिफिकेशन में सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है सरल उर्वरक, स्ट्रेट फर्टिलाइजर। पहला होता है सरल
उर्वरक, स्ट्रेट फर्टिलाइजर। सरल उर्वरक में क्या होता है, केवल एक मुख्य पोषक तत्व की उपस्थिति होती है, उसको सरल उर्वरक कहते हैं। उदाहरण क्या है, इनके उदाहरण है यूरिया। यूरिया में क्या मुख्य पोषक तत्व होता है, केवल नाइट्रोजन। यूरिया हम इसीलिए ही डालते हैं मृदा में कि उससे केवल और केवल नाइट्रोजन की प्राप्ति हो सके करके। तो सरल उर्वरक का तात्पर्य है कि ऐसे उर्वरक जिसमें एक ही मुख्य पोषक तत्व की प्रधानता हो, हम उसे क्या कहते हैं, सरल उर्वरक कहते हैं या स्ट्रेट फर्टिलाइजर के नाम से जानते हैं। एग्जांपल यूरिया। दूसरा नंबर पे जो है सेकंड, द्वितीयक उर्वरक। द्वितीयक उर्वरक, इसको बाइनरी फर्टिलाइजर कहते हैं। सरल उर्वरक जो है इसको बोला जाता है स्ट्रेट फर्टिलाइजर और द्वितीयक को बोला जाता है बाइनरी फर्टिलाइजर। बाइनरी में क्या रहता है, इसमें एक की जगह पर दो पोषक तत्व की प्रधानता होती है, नाइट्रोजन और पोटेशियम दोनों एक साथ जैसे मिल सके, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, द्वितीयक उर्वरक कहते हैं। नाइट्रोजन और पोटास दोनों एक साथ मिले, वो कौन सा है, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। तो ये उर्वरक है द्वितीयक उर्वरक। तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं तृतीयक उर्वरक, टर्नरी फर्टिलाइजर। तृतीयक उर्वरक, इसमें क्या होता है, तीन पोषक तत्व की प्राप्ति होती है। तीन पोषक तत्व अर्थात नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, तीनों एक साथ क्या है इसमें प्राप्त हो जाते हैं, जैसे अमोनियम, पोटेशियम, फॉस्फेट। एग्जाम्पल क्या है इसका, इसका एग्जाम्पल है अमोनियम, पोटेशियम, फॉस्फेट। तो इस टाइप के जो उर्वरक हैं इन्हें क्या कहा जाता है, तृतीयक उर्वरक की संज्ञा दी जाती है, तृतीयक उर्वरक के नाम से इसे जाना जाता है। ये तीन प्रकार के मूल रूप से देखा जाए कि जिसमें केवल एक मुख्य पोषक तत्व है, सरल उर्वरक जिसमें दो मुख्य पोषक तत्व है, द्वितीयक उर्वरक जिसमें तीन मुख्य पोषक तत्व है, तृतीयक उर्वरक। अब तृतीयक उर्वरक के बाद आता है यौगिक उर्वरक, जिसे हम कहते हैं या कंपाउंड फर्टिलाइजर। इसमें कम से कम दो मुख्य पोषक तत्व रहते हैं और यह रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा एक दूसरे से कंपाउंड बना चुके होते हैं। तो इनको किस नाम से जाना जाता है, यौगिक उर्वरक कहते हैं। तो यौगिक उर्वरक में क्या होता है कि कम से कम दो पोषक तत्व आपस में क्या रहते हैं, यौगिक के रूप में रहते हैं, आपस में यौगिक के रूप में होते हैं। तो इसे किस नाम से जानते हैं हम, यौगिक उर्वरक के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है, डीएपी, डाई अमोनियम फॉस्फेट। इसका एग्जाम्पल क्या है, डीएपी, डाई अमोनियम फॉस्फेट। ये यौगिक उर्वरक है। यौगिक उर्वरक के पश्चात आता है मिश्रित उर्वरक। तो मिश्रित उर्वरक जो है वो क्या है, मिश्रित उर्वरक। मिश्रित उर्वरक का तात्पर्य है कि कुछ सरल उर्वरक को खेत में एक ही बार में डालने के उद्देश्य से भौतिक रूप से मिलाया जाता है, ऐसे मिश्रण को मिश्रित उर्वरक कहते हैं। मतलब ये सरल उर्वरक केवल एक मुख्य पोषक तत्व होते हैं, अब इसी एक मुख्य पोषक तत्व को तीन अलग अलग पोषक तत्व वाले सरल उर्वरक को आपस में मिला दिए और मिलाने के पश्चात एक ही बार क्या कर दिए, उसको स्प्रेड आउट कर दिए खेत पर। तो ऐसे जो मिला हुआ जो है उसे हम मिश्रित उर्वरक के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करूं कि यूरेनियम चाहिए, सॉरी यूरेनियम मैंने गलत बोल दिया, जैसे नाइट्रोजन चाहिए तो उसके लिए हमने यूरिया को क्या किया, अलग से छिड़काव किया। फॉस्फेट चाहिए तो सुपर फॉस्फेट को अलग से छिड़काव किया। पोटास चाहिए तो ये जो डाई अमोनियम जैसे फॉस्फेट हो गया या केवल पोटास वाले जो भी उर्वरक होते हैं उन्हें हमने क्या किया, अलग से खेत में छिड़काव कर दिया। तो तीन मुख्य पोषक तत्व को प्राप्त करने के लिए तीन बार छिड़काव करने से बेहतर है कि तीनों को एक साथ मिला दिया जाए और मिलाने के पश्चात उसे एक बार छिड़काव कर दिया जाए। तो ऐसे जब
सरल उर्वरक को आपस में मिलाया जाता है, सरल उर्वरक को आपस में मिलाकर, आपस में मिलाकर जब क्या किया जाता है, स्प्रेड किया जाता है, तो आपस में मिले हुए जो ऐसे उर्वरक होते हैं हम उसे किस नाम से जानते हैं, मिश्रित उर्वरक के नाम से जानते हैं। एक होता है कंप्लीट फर्टिलाइजर, तो पूर्ण उर्वरक में तीनों प्राथमिक पोषक तत्व पाए जाते हैं। यह मिश्रित उर्वरक का ही एक और दूसरा नाम होता है, वो है पूर्ण उर्वरक। तो पूर्ण उर्वरक में क्या रहते हैं, NPK, तीनों आपस में क्या रहते हैं, सही मात्रा में मिले हुए रहते हैं, तो ये पूर्ण उर्वरक कहलाता है। पूर्ण उर्वरक के बाद आता है अपूर्ण उर्वरक। अपूर्ण उर्वरक में कोई दो मुख्य पोषक तत्व पाए जाते हैं, तो वो अपूर्ण हो जाते हैं। तो ये पूर्ण उर्वरक था, और एक आता है हम लोगों का अपूर्ण उर्वरक। इसमें क्या होता है, आइदर नाइट्रोजन फॉस्फेट पाया जाएगा, या फॉस्फेट और पोटेशियम पाया जाएगा, या नाइट्रोजन और पोटेशियम पाए जाएंगे। कोई दो मुख्य पोषक तत्व जब पाए जाते हैं तब ये क्या कहलाता है, अपूर्ण उर्वरक कहलाता है। अपूर्ण उर्वरक को हम द्वितीयक उर्वरक के नाम से भी कह सकते हैं। तो ये सरल द्वितीयक और तृतीयक के नाम पे हुआ, ये यौगिक है। इसी प्रकार से मिश्रित है, पूर्ण उर्वरक है, अपूर्ण उर्वरक है। एक होता है लो एनालिसिस फर्टिलाइजर, और एक होता है हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर। तो लो एनालिसिस फर्टिलाइजर में क्या है, ऐसे उर्वरक में प्राथमिक पोषक तत्व की कुल मात्रा 25% से कम होती है। ये जो कंटेंट है, ये जो पॉइंट जो बोला गया, लो एनालिसिस और हाई एनालिसिस। तो लो एनालिसिस उर्वरक क्या होंगे, ऐसे उर्वरक होते हैं लो एनालिसिस वाले, लो एनालिसिस फर्टिलाइजर। इसमें NPK की मात्रा लेस देन कितनी होती है, 25%। जबकि हाई एनालिसिस वाले में क्या होता है, NPK की मात्रा कितनी होती है, ग्रेटर देन 25%, और ये लगभग 82% के आसपास तक होते हैं। ये हाई एनालिसिस फर्टिलाइजर है। अब आता है फर्टिलाइजर का ग्रेड। फर्टिलाइजर ग्रेड का तात्पर्य है कि उर्वरक में विद्यमान पोषक तत्व के न्यूनतम निश्चित अनुपात। फर्टिलाइजर ग्रेड, इस वर्ड का मतलब क्या है, फर्टिलाइजर ग्रेड। तो फर्टिलाइजर ग्रेड का मतलब क्या होता है, ये न्यूनतम निश्चित अनुपात। किसके न्यूनतम निश्चित अनुपात, मुख्य पोषक तत्वों के। इसको ऐसे लिख लिया जाए, मुख्य पोषक तत्वों के न्यूनतम निश्चित अनुपात को फर्टिलाइजर ग्रेड कहा जाता है। जैसे कि देखिए कि इस फर्टिलाइजर ग्रेड से या इस अनुपात से हमें पता चल जाता है कि दिए गए उर्वरक में मुख्य पोषक तत्व अर्थात NP और K की मात्रा कितनी है। तो जैसे न्यूनतम जितना उसमें लिखा गया है, अर्थात उतने परसेंटेज में गारंटी वहां पर अपने को मिलेगा कि उतना पोषक तत्व उस उर्वरक में मौजूद है। उदाहरण जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटास के अनुपात में दर्शाया जाता है। नाइट्रोजन का N हो गया, इसका P2O5 हुआ, और पोटास के लिए K2O हुआ। तो इसका जैसे 6:24:24 है। इसका मतलब यह है कि 6 हिस्से में नाइट्रोजन है, 24 हिस्से में पोटास और फॉस्फेट और पोटास की मात्रा किसी उर्वरक में क्या है, मौजूद है। तो इस प्रकार से इसको क्या किया गया, रिप्रेजेंट किया गया। तो इसको फर्टिलाइजर ग्रेड बोला गया। और जब इसी को इस तरीके से कैंसल आउट कर दिया गया, 6 कम 6 चौक 24, 6 चौक 24, यही 1:4:4 है, तब ये क्या कहलाएगा, ये फर्टिलाइजर रेशियो के नाम से जाना जाता है। ये फर्टिलाइजर रेशियो था। अब हम ये देख रहे थे, यहां एक टॉपिक है मिश्रित उर्वरक को लेकर, कि ये जो मिश्रित उर्वरक है, तो मिश्रित उर्वरक क्यों बनाया गया, कि जो भी उर्वरक होते हैं केवल एक उर्वरक से मिट्टी को
पूरे पोषक तत्वों की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए हमें अलग अलग सरल उर्वरक को एक निश्चित अनुपात में आपस में मिलाना होता है। तो जब कभी हम उसे निश्चित अनुपात में आपस में मिलाते हैं तो आपस में मिलाने हेतु, आपस में मिलाने के लिए हमें कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती है, और वो सावधानी क्या है। अन्यथा हम सावधानी नहीं बरतेंगे तो वो जो दो मुख्य पोषक तत्व वाले उर्वरक को जब आपस में मिलाएंगे तो दोनों आपस में मिलके एक बहुत बड़ा हार्ड मास के रूप में वो क्या हो सकता है, बन सकता है। और जब वो हार्ड मास के रूप में बनेगा तो हम उसको स्प्रेड नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें यह ध्यान रखना है कि मिश्रण के पश्चात उर्वरक दानेदार अवस्था में ही रहें, एक दूसरे के साथ मिलकर रिएक्शन करके कोई दूसरा कंपाउंड न बना ले। तो उर्वरक को मिश्रित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि एक ही उर्वरक में सभी पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते, तो सभी पोषक तत्वों को एक साथ ही हम फसल को प्रोवाइड कर दें, उस हेतु दो या दो से अधिक सरल उर्वरक को आपस में मिलाना पड़ेगा। और दो या दो से अधिक सरल उर्वरक को जब हम आपस में मिलाएंगे तो इस मिश्रण विधि में कुछ हमें क्या करनी पड़ती है, सावधानियां रखनी पड़ती है। तो सावधानी में हमें क्या क्या रखना है, मिश्रण हेतु सावधानी, मिश्रण हेतु सावधानी। तो मिश्रण हेतु सावधानी क्या है, तो मिश्रण के लिए अपन जो सावधानी उपयोग करते हैं, सबसे पहला सावधानी है कि आर्द्रग्राही उर्वरक को नहीं मिलाना चाहिए। पहला जो चीज है वो है आर्द्रग्राही उर्वरक को नहीं मिलाना चाहिए। आर्द्रग्राही मतलब क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक जिसको बोला जाता है। अर्थात कुछ उर्वरक ऐसे होते हैं जिनको वायु में खुला छोड़ दो तो वो आर्द्रता को क्या कर लेते हैं, आपस में ग्रहण कर लेते हैं। तो दो ऐसे उर्वरक को मिलाएं जिसमें से एक आर्द्रग्राही हो, एक अनार्द्रग्राही हो। ऐसे उर्वरक को जब हम आपस में मिलाएंगे तो वो उर्वरक हमेशा कैसे रहेंगे, सूखे अवस्था में रहेंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर कोई अन्य यौगिक नहीं बनाएंगे और हम उसको बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, खेत में छिड़काव कर सकते हैं। मगर दो आर्द्रग्राही को यदि हमने एक साथ मिला दिया तो ऐसी स्थिति में दोनों के दोनों मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेंगे, लिक्विफाई होंगे और दोनों आपस में मिल जाएंगे। तो इसलिए इसको एक साथ नहीं मिलाना चाहिए। अब जैसे नाइट्रोजन के बहुत सारे उर्वरक हैं तो उन उर्वरक में आर्द्रताग्राहीता का जो क्रम है वो क्रम कुछ इस प्रकार से है, अमोनियम नाइट्रेट, फिर यूरिया, फिर अमोनियम सल्फेट, NH4NO3, NH4NO3, NH2CONH2, फिर अमोनियम सल्फेट NH4SO4 ट्वाइस अमोनियम सल्फेट, फिर है अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट और कैन CAN। इनका ये क्या है, घटता क्रम है। ये जो रहता है ये मोस्ट है और CAN जो है लिस्ट है। अर्थात हमें यदि ऐसे क्रम पता है कि भाई ये जो उर्वरक है अमोनियम नाइट्रेट ये सबसे जल्दी क्या करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। दूसरे नंबर पे यूरिया है NH2CONH2, ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है यूरिया का। तो यूरिया दूसरे नंबर पे क्या करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। तो ये पहला जो सावधानी है मिश्रण हेतु कि आर्द्रग्राही उर्वरक को आपस में नहीं मिलाना चाहिए। दूसरा सावधानी है अमोनिया युक्त उर्वरक का मिश्रण क्षारीय पदार्थ के साथ नहीं करना चाहिए। उसका कारण है कि ऐसे मिश्रण से नाइट्रोजन का अमोनिया गैस के रूप में क्षय होता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण जो बात है कि अमोनिया का NH4+ रूप को बेसिक मटेरियल के साथ नहीं मिलाना चाहिए। ठीक है, बेसिक मटेरियल अर्थात क्षारीय मटेरियल के साथ। उसका कारण यह है कि यदि इनको इसके साथ यदि हमने मिला दिया तो नाइट्रोजन जो है अमोनिया गैस के रूप में निकलकर क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा NH3 के रूप में। यह दूसरा है। तीसरा नंबर है सुपर फॉस्फेट जैसे जल में घुलनशील उर्वरक का मिश्रण मुक्त चूना युक्त उर्वरक के साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे घुलनशील फॉस्फेट का परिवर्तन अघुलनशील फॉस्फेट में हो जाता है। तो तीसरा जो महत्व चीज बोला गया है
कि वाटर सॉल्यूबल फॉस्फेट को लाइम के साथ, लाइम अर्थात चूना के साथ नहीं मिलाना चाहिए। उसका रीजन यह है कि वाटर सॉल्युबल फॉस्फेट को जब हम लाइम के साथ मिला देंगे तो वो वाटर इनसॉल्युबल कंपाउंड बना लेगा, जो कि हमारे लिए फिर फर्टिलाइजर के जैसे कार्य नहीं करेगा। तो ये कुछ सावधानी की बातें यहां पर बताई गई है कि हम जब उर्वरक को आपस में मिलाते हैं तो हमें ध्यान देना होगा भाई कि हम इन प्रकार के जो उर्वरक है उन उर्वरक को हम आपस में ना मिलाएं करके। अब इसके बाद आता है एक महत्वपूर्ण चीज, मिश्रण हेतु सावधानी के बाद अम्लीयता एवं क्षारीय तुल्यांक, एसिड एवं बेसिक इक्विवेलेंट, ये दोनों क्या है। जैसे एसिडिक इक्विवेलेंट हमने किस में पढ़ा था, इससे पहले खरपतवारनाशी में भी हम एसिड इक्विवेलेंट के बात पढ़े थे। सेम वैसे ही एसिड इक्विवेलेंट हम यहां भी पढ़ते हैं। तो दो प्रकार की चीजों को हम देखेंगे, एक होता है एसिडिक इक्विवेलेंट और दूसरा है हमारे पास में बेसिक इक्विवेलेंट। एसिडिक इक्विवेलेंट का मतलब क्या रहता है कि जब अम्लीय उर्वरक को, अम्लीय उर्वरक को जब हम मृदा में डालेंगे तो मृदा को कैसे बना देगा, अम्लीय बना देगा। अब इस अम्लीय को हमें उदासीन बनाना है, तो उदासीन बनाने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, इसमें क्षार मिलाना पड़ेगा। देखिए एक एक स्टेप। अम्लीय उर्वरक है, जैसे इन अम्लीय उर्वरक को जब मृदा में हम डालते हैं तो वो मृदा को अम्लीय बना देता है। तो अम्लीय मृदा को पुनः उदासीन बनाने के लिए हमें उसमें क्या मिलाना पड़ेगा, क्षार मिलाना पड़ेगा। तो क्षार की ये जो मात्रा जो होगी, इसी की जो मात्रा होगी उसको उदासीन बनाने के लिए, ये मात्रा ही एसिडिक इक्विवेलेंट के नाम से जाना जाता है। तो ये जो मात्रा है जिसको एसिडिक इक्विवेलेंट कहते हैं, ये मात्रा को किस में रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है किलोग्राम के रूप में। जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं, एक सिंपल सी बात है कि 100 किलोग्राम अमोनियम सल्फेट है हमारे पास। हमने जैसे लिया, कितना लिया कि 100 kg अमोनियम सल्फेट लिया, NH4SO4 ट्वाइस, ये अमोनियम सल्फेट लिया। यह अमोनियम सल्फेट अम्लीय उर्वरक है, यह मृदा को में अम्लीयता ले आया। तो अब उसको उदासीन करने के लिए हम उसमें क्षार मिला रहे हैं या लवण मिला रहे हैं, क्षार मिलाते हैं या क्या मिलाते हैं, हम सॉल्ट मिलाते हैं। तो इसको उदासीन करने के लिए हम किस चीज की उपयोग कर रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का। अब कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग कितना करना पड़ा हमें, सपोज 110 किलो उपयोग करना पड़ा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अमोनियम सल्फेट का अम्लीयता तुल्यांक 110 किलोग्राम है। इसका मतलब यह है कि उससे उत्पन्न अम्लीयता को उदासीन करने हेतु तो हमें इतने मात्रा के लवण या क्षार की आवश्यकता पड़ रही है, जिससे कि उसे क्या करेगा, उदासीन अवस्था में ले आएगा। तो यही मात्रा हमारी किस नाम से जाने जाती है, एसिडिक इक्विवेलेंट के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से सेम टर्मिनोलॉजी किस चीज के लिए, बेसिक इक्विवेलेंट के लिए है कि किसी क्षारीय उर्वरक द्वारा मृदा में उत्पन्न क्षारीयता को उदासीन करने के लिए CaCO3 की कितनी मात्रा की आवश्यकता पड़ेगी। तो बेसिक इक्विवेलेंट भी बिल्कुल वही है, क्षारीय उर्वरक, क्षारीय उर्वरक के क्षारीयता को उदासीन बनाने हेतु कितने मात्रा में CaCO3 की आवश्यकता हो रही है, हम उसे क्या कहते हैं, क्षारीय तुल्यांक कहते हैं, क्षारीयता तुल्यांक कहते हैं। इसे भी किस रूप में बताया जाता है, किलोग्राम के रूप में बताया जाता है। जैसे उदाहरण यदि हम बात करते हैं, जैसे CaCN है, NaNO3 है, KNO3 है, जैसे उदाहरण लिए CaCN कैल्शियम साइनाइड, तो कैल्शियम साइनाइड का क्षारीय तुल्यांक कितना है, 63। मतलब यह है कि कैल्शियम साइनाइड के द्वारा उत्पन्न क्षारीयता या 100 किलोग्राम कैल्शियम साइनाइड के द्वारा
जो क्षारीयता उत्पन्न हो रही है उसको उदासीन अवस्था में बदलने के लिए हमें 63 किलोग्राम CaCO3 की आवश्यकता पड़ेगी। इसी प्रकार जैसे सोडियम नाइट्रेट है तो उसके लिए 29 है, सोडियम नाइट्रेट पोटेशियम नाइट्रेट दोनों हेतु, चाहे ये सोडियम नाइट्रेट की बात करो इधर आप पोटेशियम नाइट्रेट की बात करो, ये दोनों के लिए क्षारीय तुल्यांक कितना है 29 है। इसका मतलब यह है कि इनके द्वारा उत्पन्न क्षारीयता को उदासीन करने के लिए 29 किलोग्राम CaCO3 की क्या होगी, आवश्यकता होगी। तो किसी भी उर्वरक के अम्लीयता और क्षारीयता तुल्यांक को भी क्या किया जाता है, काउंट किया जाता है, देखा जाता है। अब इसके बाद बहुत सारे हमारे पास महत्वपूर्ण उर्वरक हैं। तो जो भी उर्वरक है उन उर्वरक को जब हम क्लासिफाई, हमने तो पहले उसमें उपलब्ध पोषक तत्वों के आधार पर सरल उर्वरक वगैरह में देख लिया। अब मूल रूप से उर्वरक को 3 भागों में बांटा गया है, नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर, पोटासिक और फॉस्फेटिक। ऐसे करके ये 3 हिस्सों में क्या किया गया, इनको डिवाइड किया गया। इन तीनों में हम मूल एक एक चीज के बारे में पढ़ेंगे सभी उर्वरक के। तो जो भी उर्वरक है उस उर्वरक को 3 भाग में बांटा गया। 3 भाग में जो बांट दिया गया, इसका बंटवारा जो किया गया वो 3 इस तरीके से किया गया। सबसे पहला जो चीज है नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर, दूसरा है फॉस्फेटिक और तीसरा है पोटैसिक। इस तरह नाइट्रोजिनस ऐसे जिनमें नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा हो, फॉस्फेटिक जिसमें फॉस्फोरस की मात्रा ज्यादा हो, पोटासिक जिसमें पोटेशियम की मात्रा ज्यादा हो। नाइट्रोजिनस जो उर्वरक होते हैं, नाइट्रोजिनस उर्वरक को पुनः 3 भाग में बांट दिया गया। पहला जो है नाइट्रेट फर्टिलाइजर, अमोनिकल और एमाइड। पहला है नाइट्रेट फर्टिलाइजर, दूसरा है अमोनिकल फर्टिलाइजर और तीसरा है एमाइड्स के रूप में। ये 3 भाग में इनको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया। नाइट्रेट फर्टिलाइजर मृदा में बहुत अधिक गतिशील होते हैं, खड़ी फसल में डालने के लिए उपयुक्त होते हैं और ये अत्यधिक घुलनशील होते हैं। ये नाइट्रेट फर्टिलाइजर हैं। अर्थात नाइट्रेट फर्टिलाइजर के जब आप गुण देखेंगे तो क्या होगा कि ये मृदा में अत्यधिक क्या रहते हैं, गतिशील होते हैं, अत्यधिक घुलनशील होते हैं, खड़ी फसल में डालने लायक होते हैं। ये नाइट्रेट हैं। अमोनिकल फर्टिलाइजर क्या होते हैं, ये भी जल में आसानी से घुलनशील हो जाते हैं लेकिन इसमें लीचिंग कम होता है। ये भी अत्यधिक क्या है, घुलनशील है मगर इसका लीचिंग कम होता है। लीचिंग कम होता है का मतलब यह है कि जब इन फर्टिलाइजर को मृदा में डाला जाता है तो मृदा में डालने के पश्चात उनसे जो सॉल्ट जो निकलते हैं उस सॉल्ट को मिट्टी से हटाना भी आवश्यक होता है। यदि हमने उसको मिट्टी से नहीं हटाया, मृदा से नहीं हटाया, तो ऐसे स्थिति में वो मिट्टी को सेलाइन कर देगा, लवणीकृत कर देगा और उसकी उर्वरता घट जाएगी। और तीसरा है एमाइड्स। तो एमाइड क्या होते हैं, ये कार्बनिक उर्वरक होते हैं, जल में अत्यधिक घुलनशील होता है, यूरिया अम्लीय होता है जबकि कैल्शियम साइनाइड क्षारीय होता है। तो ये जो है एमाइड्स, ये सामान्यतः कैसे उर्वरक होते हैं, ये कार्बनिक प्रकृति के होते हैं, अम्लीय होते हैं सामान्यतः। उदाहरण है इसके एमाइड्स वाले ग्रुप के यूरिया, बहुत ही कॉमन नाम है CaCN, कैल्शियम साइनाइड। एमाइड्स में एक है कैल्शियम साइनाइड। क्षारीय मृदा में एमाइड सबसे पहले अमोनिया के रूप में परिवर्तित होता है। तो देखिए ये है हमारे पास नाइट्रोजिनस उर्वरक में बहुत से नाम हैं, सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड, यूरिया इटसेल्फ, ये होते हैं। मगर हम इसमें मूल रूप से जो पढ़ते हैं वो किसके बारे में हम बात करेंगे, वो हम बात करते हैं यूरिया के बारे में। तो नाइट्रोजिनस में हमें एक उर्वरक के बारे में जो मूल रूप से जानना है और सबसे अच्छे से इसके कंटेंट को देखना है, तो ये कंटेंट में आता है सर्वप्रथम
यूरिया। इसका फॉर्मूला क्या होता है? NH2CO NH2, ये यूरिया का फॉर्मूला है। यह सर्वाधिक शक्तिशाली है और भारत में इसका उपयोग भी सबसे अधिक होता है। यूरिया की हम बात करें तो सबसे शक्तिशाली, भारत में इसका यूज भी सबसे ज़्यादा होता है। इसमें 46% नाइट्रोजन होता है, नमी ग्रहण करने की अधिक क्षमता होती है, इसलिए इसके निर्माण ग्रैन्यूल या पैलेट के रूप में किया जाता है। देखिए यूरिया की खासियत है, इसमें 46% नाइट्रोजन होती है, नमी ग्रहण करने की क्षमता होती है अत्यधिक, इसलिए इसको ग्रैन्यूल के रूप में क्या किया जाता है? बनाया जाता है, या पैलेट के रूप में बनाया जाता है। और नमी नहीं सोखने वाला नॉन हाइग्रोस्कोपिक निष्क्रिय पदार्थ का एक आवरण चढ़ा दिया जाता है। यह जल में अत्यधिक घुलनशील है, इसके बह जाने का भय रहता है। जब इसे मिट्टी में डाला जाता है तो इसका नाइट्रोजन पहले अमोनिया में बदलता है, जिसे निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा दर्शाया जाता है। तो देखिए क्या होता है, जैसे इसको पानी में डाले तो NH4CO NH2CO NH2 जैसे ही जल में डालते हैं, ये पानी के साथ अभिक्रिया कर क्या बना लेता है? NH4 ट्वाइस CO बनाता है। NH4 ट्वाइस जो CO है, NH4 ट्वाइस CO, इसका विघटन होता है NH4 प्लस के रूप में और कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, जो कि उड़ जाता है, एवं NH4 जो है नाइट्रेट और नाइट्राइट दोनों में बदल जाता है। ये NH4 जो है ये प्लस, ये NO2 प्लस और NO2 माइनस और NO3 माइनस। नाइट्रेट और नाइट्राइट, इन दो चीज़ों में क्या होता है? इसका बदलाव होता है। तो जैसे ही क्या होता है, हम यूरिया को खेत में डालते हैं तो उसमें मौजूद पानी के साथ अभिक्रिया करके पहले वो कंपाउंड में चेंज हुआ, वहां से अमोनिया निकला और वो अमोनिया से नाइट्रेट और नाइट्राइट निकलते हैं और इन्हें ही फसल क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। ये पूरे के पूरे प्रक्रिया को होने में लगभग 4 से 7 दिन का समय लग जाता है और उस समय पर ही फिर क्या होता है? यूरिया का एब्जॉर्प्शन होता है फसल के द्वारा। यूरिया का उपयोग खड़ी फसल में फॉलियर स्प्रे के रूप में भी होता है, जिसकी सांद्रता 2 से 6% के बीच होती है। लेकिन साधारणतः फॉलियर स्प्रे, फॉलियर मतलब होता है पत्ती के ऊपर छींचा जाना, स्प्रे की सांद्रता 2% होती है। बायूरेट क्या होता है? बायूरेट का निर्माण यूरिया बनाने के क्रम में 150 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप होने पर किया जाता है। बायूरेट मतलब एक मटेरियल, यूरिया जब बनता है तो यूरिया जब 150 डिग्री से अधिक तापमान पर पहुंच जाता है तब वो एक नया कंपाउंड बनाता है, जिस कंपाउंड को हम बायूरेट के नाम से जानते हैं। ये यूरिया के बारे में है और ये यूरिया मूल रूप से नाइट्रोजन प्रोवाइड करने का काम करता है। ये नाइट्रोजिनस जो उर्वरक थे उनके बारे में। दूसरा जो है फॉस्फेटिक, फॉस्फेटिक उर्वरक को 2 प्रकार से क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है पुनः, वाटर सॉल्युबल और साइट्रेट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल जो है अर्थात ऐसे फॉस्फेटिक उर्वरक होते हैं, फॉस्फेटिक उर्वरक को फिर से 2 भाग में बांट दिया गया है। पहला है वाटर सॉल्युबल और दूसरा है साइट्रेट सॉल्युबल। साइट्रेट एक ऑर्गेनिक मैटर होता है जो कि फॉस्फेटिक उर्वरक को अपने आप में क्या करते हैं? घोल देते हैं। वाटर सॉल्युबल मतलब क्या होते हैं? ऐसे फॉस्फेट उर्वरक जो जल में घुलनशील होते हैं और ऐसे उर्वरक का उपयोग छोटे अवधि वाले फसल में शीघ्र शुरुआत के लिए होता है। तो वाटर सॉल्युबल जल में घुलनशील होते हैं, छोटे अवधि वाले फसल हेतु किया जाता है। ठीक है, यह उदासीन और क्षारीय मृदा के लिए उपयुक्त होता है। दोनों चीज है, उदासीन प्लस क्षारीय मृदा, दोनों प्रकार की मृदा के लिए। अब एग्जाम्पल क्या होता है? सुपर फॉस्फेट। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं? एग्जाम्पल है सुपर फॉस्फेट। सुपर फॉस्फेट जो होता है, सुपर फॉस्फेट
तीन प्रकार के, सिंगल सुपर फॉस्फेट, डबल सुपर फॉस्फेट और ट्रिपल सुपर फॉस्फेट। तो सुपर फॉस्फेट के पुनः तीन नाम है, पहला है सिंगल सुपर फॉस्फेट, डबल सुपर फॉस्फेट और ट्रिपल सुपर फॉस्फेट। ऐसे करके इसके तीन नाम किए गए हैं। सिंगल सुपर फॉस्फेट में लगभग 16 से 20% तक फास्फोरस होता है, इसमें 28 से 30% तक फास्फोरस होगा, और ट्रिपल सुपर फॉस्फेट में लगभग 46 से 50% तक क्या होता है, फास्फोरस की मात्रा मौजूद होती है। ये फास्फोरस सामान्यतः P2O5 के रूप में क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। इंडिविजुअल फास्फोरस के रूप में नहीं मिलता ये फॉस्फेट अर्थात P2O5 के रूप में मिलते हैं हमें। तो ये सुपर फॉस्फेट के तीन रूप थे। एक होता है मोनो अमोनियम फॉस्फेट भी है और डाई अमोनियम फॉस्फेट भी है। डाई अमोनियम फॉस्फेट को हम DAP के रूप में जानते हैं, अर्थात डाई अमोनियम फॉस्फेट में नाइट्रोजन और फॉस्फेट दोनों के दोनों क्या रहते हैं, मौजूद रहते हैं। तो पहला तो सुपर फॉस्फेट देखे, सुपर फॉस्फेट के तीन रूप थे। दूसरा था हम लोगों का मोनो अमोनियम फॉस्फेट और तीसरा है डाई अमोनियम फॉस्फेट। तो जो मोनो अमोनियम जो फॉस्फेट होगा और ये जो डाई अमोनियम फॉस्फेट है, ये दोनों अलग अलग हैं। मोनो अमोनियम में एक अमोनिया और एक फॉस्फेट होता है, डाई अमोनियम में क्या होता है, दो अमोनिया और एक फॉस्फेट मौजूद होता है। तो ये जो है हम लोगों के ये वाटर सॉल्युबल है, अर्थात ये इतने जो हमको कंटेंट जो दिखाई दे रहे हैं ये ऐसे उर्वरक है जो जल में घुलनशील है, अर्थात इनको पानी में घोल के भी स्प्रे करके दिया जाता है, सिंचाई वाले पानी के साथ मिलाकर दे दिया जाता है, या खड़ी फसल है और पानी भरा हुआ है खेत में तब इसको सिंचाई की जाती, छिड़काव किया जाता है। तो ये वाटर सॉल्युबल है। साइट्रेट सॉल्युबल में क्या होते हैं, ये अम्लीय मृदा के लिए सामान्यतः किया जाता है। साइट्रेट एक ऐसा पदार्थ होता है, एक ऐसा ऑर्गेनिक मटेरियल है, एक ऐसा रसायन है जो कि ऐसे फॉस्फेटिक उर्वरक को अपने आप में घोल लेते हैं। इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं साइट्रेट सॉल्युबल के, डाई कैल्शियम फॉस्फेट, थॉमस है और रिमानिया फॉस्फेट है। तो ऐसे करके ये साइट्रेट सॉल्युबल हैं। इनके एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल है डाई कैल्शियम फॉस्फेट, DCP के नाम से जाना जाता है, दूसरा थॉमस के नाम से है और तीसरा रीमेनिया के नाम से है। तो ये ऐसे हैं जो अम्लीय मृदा में सामान्यतः क्या किए जाते हैं, डाले जाते हैं। तो वाटर सॉल्युबल हुआ। तीसरा जो रहता है, थर्ड जो है, वाटर एंड साइट्रेट सॉल्युबल बोथ, जो दोनों में क्या होते हैं, घुलनशील हो जाते हैं। जैसे रॉक फॉस्फेट है, यह अत्यधिक अम्लीय मृदा के लिए, ये देखो ये उदासीन और क्षारीय मृदा में उपयोग होता है। साइट्रेट सॉल्युबल जो होता है वो अम्लीय मृदा में उपयोग होता है, और वाटर एंड साइट्रेट सॉल्युबल जो होता है वो अत्यधिक अम्लीय मृदा में प्रयोग होता है। तो ये फॉस्फेटिक क्या है, उर्वरक है। इसके पश्चात है पोटासिक उर्वरक। पोटासिक में दो तीन प्रकार का उपयोग किया जाता है। पहला है म्यूरेट ऑफ पोटास, दूसरा है सल्फेट ऑफ पोटास, तीसरा है नाइट्रेट ऑफ पोटास। पोटासिक जिसमें पोटास की मात्रा अधिक हो तो इसमें पहला है म्यूरेट ऑफ पोटास MOP, दूसरा है सल्फेट ऑफ पोटास SOP और तीसरा है नाइट्रेट ऑफ पोटास NOP। इन तीन चीज़ों का क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। म्यूरेट ऑफ पोटास में क्या रहता है, 60% पोटेशियम ऑक्साइड रहता है, इसमें सोडियम की मात्रा भी मौजूद रहती है। जबकि सल्फेट ऑफ पोटास में क्या रहता है, लगभग 48 से 52% तक पोटेशियम की मात्रा होती है और 17 से 18% तक सल्फेट होती है, इसलिए उसको सल्फेट ऑफ पोटास कहा गया। नाइट्रेट ऑफ पोटास में क्या रहता है कि पोटास की मात्रा 44% होती है, मगर नाइट्रोजन की मात्रा लगभग इसमें कितनी होती है, 13% होती है। तो ऐसे करके क्या किया गया है, पोटासिक को दो रूप में SOP, NOP और MOP के रूप में क्या किया गया है, काउंट किया गया है, बताया गया है। इनमें सब में अलग अलग कंटेंट किया गया है। MOP के लिए पोटास के साथ सोडियम जैसे कुछ लवण मौजूद होते हैं, SOP में पोटास के साथ सल्फर मौजूद होता है,
NOP में पोटास के साथ में नाइट्रोजन की मौजूदगी होती है। तो ये जो मूल जो उर्वरक हैं उसको ये 3 प्रकार के कैटेगरी में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। ये सब के सब प्राइमरी फर्टिलाइजर्स के नाम से जाने जाते हैं। मगर जो सेकेंडरी जो फर्टिलाइजर हैं, सेकेंडरी फर्टिलाइजर में और भी कुछ ऐसे हैं जिन फर्टिलाइजर्स का नाम आप सुने होंगे। तो प्राइमरी ये फर्टिलाइजर्स तो हमने देखा, ये सब के सब प्राइमरी फर्टिलाइजर थे। मगर जो सेकेंडरी जो फर्टिलाइजर है वो क्या है और कितने हमें क्या होते हैं, यूज हैं, मतलब किसमें कितने कितने न्यूट्रिएंट्स की मात्रा मौजूद होती है। सेकेंडरी फर्टिलाइजर, सेकेंडरी फर्टिलाइजर में पहला है जिप्सम, रॉक सल्फेट, रॉक फॉस्फेट, नाम बस याद रखेंगे। पहला है जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, सिंगल सुगर फॉस्फेट को भी सेकेंडरी के रूप में लिया गया है, SSP, एप्सम सॉल्ट, पोटेशियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। एप्सम सॉल्ट, पोटेशियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। देन है बेसिक स्लेग, CuSO4, FeSO4, ZnSO4, आयरन पायराइट, FeS2 एवं बोरेक्स। ये जितने जो नाम हैं ये सभी सेकेंडरी फर्टिलाइज़र है। जैसे जिप्सम से हमें कैल्शियम और सल्फर की मात्रा प्राप्त होती है, रॉक फॉस्फेट से केवल कैल्शियम मिलता है और फॉस्फेट मिलता है हमें। तो इसी प्रकार से सबके अपने अपने अलग अलग कंपोजिशंस होते हैं। तो ये इतने जो उर्वरक हैं जिनके नाम हम देख रहे हैं सबके सब सेकेंडरी फर्टिलाइजर के उदाहरण है। तो इस प्रकार से ये हमारे कैसे हैं, ये प्राइमरी और सेकेंडरी फर्टिलाइजर के ऊपर हम लोगों ने देखा। अब फर्टिलाइजर के पश्चात हम अगले क्लास में मृदा उर्वरता तथा उत्पादकता इस चैप्टर के ऊपर बात करेंगे। उर्वरता क्या होती है, उत्पादकता क्या होती है और उसके बारे में हम कौन से कंटेंट को स्टडी करेंगे। धन्यवाद।